ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं इसार खान। सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो गया है आगे का एजेंडा का और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। संसद में एनडीए सांसदों की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। कुछ ही देर में संसदीय दल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें सामने आ गई हैं। संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। देखिए, ये जब सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए ने बड़ी जीत बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल की और ऐसे में सम्मान भी बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खासतौर से बिहार से जो सांसद आते हैं, उन्होंने देखिए कैसे एक बड़ी सी फूलमाला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कैसे उपेंद्र कुशवाहा से लेकर संजय झा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। धन्यवाद। तो है तो बड़ी सी फूलों की माला, लेकिन दरअसल आप इसे समझ सकते हैं उस जीत के सेहरे के तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजाया गया है एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से ही जानते हैं। पवन, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को शानदार जीत मिली, नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही, और इसी को लेकर ये जोरदार स्वागत और अभिवादन जिससे शुरुआत होती है एनडीए संसदीय दल की बैठक की आज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहला संसद का सत्र है, तो और ऐसे में आज पहली संसदीय दल की बैठक थी एनडीए की। उसमें तमाम नेता एनडीए से पहुंचे और उन्होंने जैसे ही बैठक की शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। चाहे वो संजय झा की बात करें जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या ललन सिंह की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तमाम जो एनडीए के बड़े नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और वो एक बड़ी माला पहनाई और तमाम जो सांसद हैं अन्य जो एनडीए से, उन्होंने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का नारे लगाकर स्वागत किया। तो ये दिखाता है अपने आप में किस तरह से बिहार में जो प्रचंड जीत एनडीए को मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान और क्रेज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। और जनता के बीच में जो पैठ बनाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, जनता के मन में जो हमने विश्वास पैदा करने का काम किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय दल की बैठक में पहले स्वागत किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को जो है संबोधित कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद में जब तमाम सांसद निकलेंगे तो बताएंगे किस तरह से मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को दिया। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, संसदीय दल की बैठक जब ये खत्म होगी एनडीए की तो फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक में सांसदों को मंत्र क्या दिया है। संसद की शीतकालीन सत्र का महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन भी संसद में माहौल गर्म रहने वाला है सियासी तौर पर। आपको बता दें आज क्या हलचल संसद में रहेगी ये आप जान लीजिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष मॉनसून सत्र से ही एसआईआर को लेकर चर्चा कराए जाने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने कहा कि एसआईआर ये तो चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है और इसको लेकर जो विपक्ष को आपत्ति है तो विपक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है, मामला विचाराधीन भी है। ऐसे में एसआईआर पर चर्चा तो नहीं, लेकिन हाँ, चुनाव सुधार को लेकर चर्चा आज से सदन में होगी। उधर राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वंदे मातरम पर राज्यसभा में आज चर्चा होगी। दोपहर करीब 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा की शुरुआत राज्यसभा में करेंगे। कल आप जानते हैं लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसका समापन बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा देश में उड़ान संकट, इंडिगो का संकट, वो अभी भी बना हुआ है और इस मामले पर आपने देखा था कैसे कल विपक्ष की तरफ से लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इस मुद्दे को उठाया गया। अब खबर यह है कि लोकसभा में आज नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू दोपहर 12 बजे इस मामले पर जवाब दे सकते हैं।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, गर्मा गर्म दिन रहने वाला है आज एक बार फिर से संसद में, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं जो सदन में होनी है राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन उससे पहले लोकसभा में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका बयान आएगा, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आशीष जी हाँ, बिल्कुल बड़ा एक्शन पैक्ड डे आज रहने वाला है लोकसभा और राज्यसभा। आपने पूरी तरह से बताया कि किन किन मुद्दों पर डिस्कशंस होने हैं, चाहे वो चुनाव सुधार का हो, SIR का हो, या फिर वंदे मातरम को लेकर के राज्यसभा में बहुत फायरवर्क्स देखने को मिलेगा। शुरुआत 12 बजे जरूर उस बात से होगी जिसका जिक्र आपने किया। कल हमने नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान राज्यसभा में देखा जिसको लेकर के विपक्ष खासा नाराज था। आज वो लोकसभा में बोलने वाले। ऐसे वक्त पर जब इतनी बड़ी खबर आई है कि इंडिगो के शेयर की जो फ्लाइंग जितनी भी उनको टेरिटरी दी जाती है उसमें से खासी कटौती की जाएगी, ये एक सजा के तौर पर इंडिगो को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं इस बाबत कोई औपचारिक ऐलान भी बहुत जल्द हो सकता है। 5% के करीब रोमाना हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कट किया जाएगा सरकार की तरफ से। कल यही प्रश्न उठाया जा रहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मान रही है। जिस तरह से उन्होंने कल जवाब दिया था नागरिक उड्डयन मंत्री ने, उससे बहुत से लोग इस बात को लेकर के नाराज थे कि आप अपने ही फैसले को कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। आपने बार बार ये कहा कि इंडिगो पर तो मतलब आशीष क्या ये माना जा सकता है कि कल राज्यसभा में वो जो एक लिमिटेड सीमित सा जवाब दिया गया था राम मोहन नायडू की तरफ से, आज जब लोकसभा के अंदर वो स्टेटमेंट जारी करेंगे, जवाब देंगे अपना, तो बात उससे कुछ आगे बढ़ती हुई दिखाई सुनाई पड़ेगी आज? लगता तो ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ी कार्रवाई के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसीज भी अब ज्यादा दे हैव स्वंग इनटू एक्शन। आप देखिए किस तरह से जो इंडिगो के जिस दिन ये सारी कार्रवाई सामने आई कि लोगों को इतना ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ रहा है और हजारों की संख्या में उनके लगेजेस पड़े हुए हैं, लोग काउंटर्स पे पड़े, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। उसके बाद प्रेशर पड़ता है और ये भी खबर आई कि खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया था। उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री को राज्यसभा में जवाब देना पड़ा। कल लोकसभा अध्यक्ष ने देखा कि तमाम सांसद जब इस इश्यू को उठा रहे हैं तब उन्होंने यह अश्योर किया था। रोमाना आप खुद बुलेटिन कर रही थी जब उन्होंने कहा था कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि लोकसभा में आकर कि वो बयान दे। ये मान के चलिए कि आज निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आगे की कार्रवाई इंडिगो के खिलाफ की जा सकती है ताकि लोगों तक राहत पहुंचे, उनकी शिकायतों को, ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाए, उस दिशा में संभव है कि आज कुछ और बड़े बयान, बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जाए। देखना होगा कि राम मोहन नायडू आज अपने जवाब में, अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके का आश्वासन देश को देते हैं संसद के माध्यम से। अब मैं आ जाती हूं आशीष लोकसभा में होने वाली आज की चर्चा पर। एक तरीके से ये वो मन मांगी मुराद है जो विपक्ष मांग तो लंबे वक्त से रहा था। हमने देखा कैसे पिछला मॉनसून सत्र जो था तब भी लगातार SIR पर चर्चा हो, SIR पर चर्चा हो, विपक्ष की यही रट थी और आज वो पूरी होने जा रही है। खबर क्या है? चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से राहुल गांधी करेंगे, नेता विपक्ष। जी हाँ बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला भाषण उन्हीं का होगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बार बार पिछले सत्र से दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि किसी भी तरह से ये इंश्योर किया जाए कि SIR को लेकर के चर्चा हो। आखिरकार एक समझौता, बीच का रास्ता निकाला गया, समझौता हुआ कि चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा कराया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मसले को चुनाव दर चुनाव उठाया और उसके बाद बिहार चुनाव के बीच में आपने देखा कि वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई उदाहरण रखने की अपनी तरफ से कोशिश की कि किस तरह से डिस्क्रिपेंसीज हैं, और ये आरोप लगातार सरकार पर लगाते रहे कि जानबूझ करके SIR कराया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वोट्स काटे जाएं और अपने मतलब के वोट्स को जोड़े जाएं। इस तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से सरकार ने भी ये सोचा होगा कि जब इतने बड़े बड़े राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं और इस बीच बिहार में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिली है तो कहीं ना कहीं उनका स्टैंड विंडिकेट हुआ है। ऐसे में विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी। तो बड़ा आपस में आज फायरवर्क्स देखने को जरूर मिलेगा। दिलचस्प रहेगा मामला, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से भरपूर घेराबंदी एक दूसरे की करने की रणनीति आज भी सदन में देखने के लिए मिलेगी। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र और 7वां दिन आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होनी है। इस चर्चा की शुरुआत राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस चर्चा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इस चर्चा का समापन करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं
कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े करने के आरोप लगाए। कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर राष्ट्रगीत को न अपनाने का आरोप लगाया और ऐसे में दोपहर 1 बजे से आज चर्चा होगी राज्यसभा में वंदे मातरम पर। गृहमंत्री अमित शाह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा में भाग लेंगे। जेपी नड्डा इस चर्चा का समापन करेंगे। ये क्रमवार तरीके से जो जानकारी अभी तक सामने आई है मैंने आपके साथ साझा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर पूरे 55 मिनट भाषण दिया। वंदे मातरम को केंद्र में रखकर कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कांग्रेस ने भी संसद में प्रधानमंत्री का बढ़ चढ़कर जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार देश का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। तो वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर लोकसभा में जब चर्चा हुई, इस दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि राष्ट्रवाद को किसी भी धर्म या धार्मिक प्रतीक से जोड़ना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि वंदे मातरम नफरत का शिकार हुआ है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। अब मैडम, अगर मजहबी आज़ादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण
भारत का विभाजन हुआ। तो बीते कल लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर बहस जोरदार हुई। सरकार की ओर से लगातार यह बताया गया कि राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस का रवैया अन्यायपूर्ण रहा है। कांग्रेस का रवैया तुष्टीकरण के चक्कर में राष्ट्रगीत में काट छाट की वजह बनी है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जोरदार पलटवार किया और कैसे यह वार पलटवार हुआ है, सुनिए जरा कुछ और बयानों के जरिए। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। तो राष्ट्रगीत पर गदर की ये पिक्चर जो कल लोकसभा में नजर आई, आज यकीन मानिए आप इसी तरीके का नजारा राज्यसभा में भी देखने के लिए मिलेगा। राज्यसभा में चर्चा दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, समापन जेपी नड्डा करेंगे और बीच में जो अन्य वक्ता होंगे उसमें कांग्रेस के लिए कमान मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं। आशीष, विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से प्रियंका गांधी की तरफ से कल जो साफ तौर पर कहा गया कि साहब हम बहस कर ही क्यों रहे हैं, राष्ट्रगीत पर बहस का औचित्य ही क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जब राष्ट्रगीत जो सरकार कह रही है कि अन्याय हुआ है, अपमान हुआ है, कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, तो कांग्रेस कह रही है ये तो संविधान सभा के जो महापुरुष थे उनका अपमान किया जा रहा है, संविधान पर खुला वार किया जा रहा है। कुल मिलाकर यही वो तर्ज वार पलटवार का जो आज राज्यसभा में दिखेगा आशीष, या कुछ नया भी देखने के लिए मिल सकता है? जी नहीं, सबसे ज्यादा दिलचस्प तो रोमाना ये देखने वाला होगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा जब बोलते हैं तो प्रियंका गांधी ने जो क्रमवार तरीके से प्रधानमंत्री के जवाब में अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे थे, देखिए दोनों ने अपने अपने हिस्से के फैक्ट्स रखे, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो अपने तर्क में, अपने स्पीच में फैक्ट्स रखे, और आपको याद होगा कल जब वो बोल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस की उन चिट्ठियों का हवाला दिया जिस पर उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि सिलेक्टिव सिर्फ उसमें से कुछ पोर्शंस प्रधानमंत्री ने पेश किए, बाकी का जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब मुझे लगता है कि उसका जवाब आने वाला है और वो बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी को जब अमित शाह जवाब दे रहे होंगे तो बड़ा दिलचस्प होगा उन बिंदुओं का वो कैसे एक एक करके जवाब देते हैं। वो स्केल अप करेगा इस डिबेट को, देखने में बड़ा मजा आएगा मुझे लगता है। और इसीलिए मुझे भी आपकी तरह, दर्शकों की तरह इंतजार रहेगा कि जब होम मिनिस्टर इस पे बोलते हैं तो वो क्या कुछ तर्क रखते हैं। वहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज बोलने वाले, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। और कल जिस तरीके से वो इतिहास के पन्नों को पलटकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वही सिलसिला क्या आज भी जारी रहेगा? राज्यसभा में क्या नए फैक्ट्स इतिहास से सामने निकल कर आएंगे, इस पर नजर। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करें। गोवा नाइट क्लब जहां अग्निकांड हुआ, उसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि जो लूथरा बंधु हैं उनके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस लाने की तैयारी है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा। सौरभ और गौरव लूथरा 7 दिसंबर की शाम को ही फरार हो गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो अभी तक गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जो क्लब के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, दोनों देश से फरार हो चुके हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि 7 दिसंबर को ही ये शाम में फरार हो गए थे, देश छोड़ दिया था इन्होंने।
तो थाईलैंड चले गए ये दोनों, और ऐसे में उसके बाद देर से जागी पुलिस, लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया इन लोगों के खिलाफ, लेकिन तब तक ये देश छोड़कर जा चुके थे। अब रेड कॉर्नर नोटिस लाने की तैयारी में है जांच एजेंसी, ताकि इन तक पहुंचा जा सके। गोवा अग्निकांड से जुड़ी ये अभी की बड़ी खबर है। 25 लोगों की जान चली गई थी गोवा नाइट क्लब में जो आग लगी थी, और बड़ी बात यह कि आग लापरवाही से लगी, लेकिन जो 25 जिंदगियां इस आग में झुलस गई, वो दरअसल एक के बाद एक अनियमितताएं जो इस नाइट क्लब में देखी गई, उसी की वजह से इतनी जाने गई। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर यह नाइट क्लब धड़ल्ले से चल रहा था, और ऐसे में भ्रष्टाचार के खेल से लेकर जिस तरीके से कानून को ताक पर रखकर इस नाइट क्लब के मालिकों ने नाइट क्लब में लोगों की जान जोखिम में डाली, और अग्निकांड के बाद तो देखिए 25 लोगों की मौत ही हो गई है। उसके बाद से कटघरे में ये मालिक के ओनर्स लेकिन कहां हैं, फरार हो चुके हैं, और अब इनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस लाने की तैयारी है। तो क्लब मालिक सौरभ लूथरा, क्लब मालिक गौरव लूथरा, ये दोनों के नाम है। 6 दिसंबर वो तारीख थी जब बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में अग्निकांड हुआ था। इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 दिसंबर की रात को इस क्लब में आग लगी थी। 7 दिसंबर को ही जो क्लब के मालिक हैं सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, दोनों देश से फरार हो गए, और फरार होने के बाद लुकआउट सर्कुलर 7 तारीख को ही हुआ, लेकिन तब तक ये फरार हो चुके थे। 7 दिसंबर को इनके लिए जारी किया गया। तो 6 दिसंबर वो तारीख थी जब बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग लगी। 7 दिसंबर एफआईआर दर्ज हुई। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली भी गई थी। 7 दिसंबर को ही गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापे भी मारे गए। 7 दिसंबर को ही दिल्ली में गौरव और सौरभ लूथरा पुलिस को नहीं मिले थे। गौरव और सौरभ लूथरा के घर नोटिस चस्पा किया गया था। 7 दिसंबर को जब वो घर पर नहीं मिले तो वहां नोटिस लगा दिया गया। फिर शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया, लेकिन जानकारी मिल रही है गौरव सौरभ लूथरा 5:30 बजे सुबह के वक्त ही थाईलैंड भाग गए। इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से ये थाईलैंड फरार हुए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं, और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, मतलब कहीं न कहीं सौरभ, गौरव लूथरा इस बात को समझ रहे थे कि जिम्मेदारी और जवाबदेही इन्हीं की बनती है, पुलिस के शिकंजे से ये बच नहीं पाएंगे, इसीलिए बिना वक्त गवाए फरार हो गए। 7 की सुबह ही 5:30 बजे की फ्लाइट ले ली इन्होंने थाईलैंड के लिए। सूरज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सूरज ओझा की, कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी। मैं इसको ठीक करवाती हूँ सूरज, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह है कि आप क्योंकि देश से तो फरार हो गए हैं, तो इसलिए आप रेड कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है। सौरभ और गौरव लूथरा 7 दिसंबर को ही देश छोड़ चुके थे। 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट इंडिगो की इन्होंने पकड़ी और ये देश से फरार हो गए, थाईलैंड पहुंच गए। अब फिलहाल ये थाईलैंड में ही हैं या थाईलैंड से कहीं और आगे चले गए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो एक लिंक मिला है इनके खिलाफ वो ये मिला है कि 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट इन्होंने पकड़ी और ये देश से फरार हो गए। वो फ्लाइट थाईलैंड के लिए। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। सूरज, अपना जवाब रखिए जरा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये इनको पता था कि ये घटना जैसे हुई है उसके बाद पुलिस इनके पीछे जाएगी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसी वजह से इन्होंने आनंद फानन में फ्लाइट बुक की और बुक करके 7 तारीख को 5:30 बजे ही रफू चक्कर हो गए। लेकिन रोमाना, एक और बात बता दूं कि विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है गोवा पुलिस, और इंटरपोल, जो सीबीआई की इंटरपोल है उसके थ्रू इंटरपोल नोटिस जारी किया जाएगा, और फिर थाईलैंड के साथ जो भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके मुताबिक उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।
अब तो ये भी बताया जा रहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच की जो प्रत्यर्पण ट्रीटी है वो पॉजिटिव है। ऐसे में प्रत्यर्पण कराना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एजेंसीज को ये बताना होगा कि ये जो भी क्राइम हुआ है वो बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसकी ग्रेविटी बड़ी है और जिसके आधार पर दस्तावेज भेजकर उनका प्रत्यर्पण कराया जाएगा। और इसी वजह से सीबीआई से के इंटरपोल जो विभाग है उससे लगातार संपर्क में है गोवा पुलिस। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इंटरपोल विभाग से गोवा पुलिस संपर्क में है, रेड कॉर्नर नोटिस लाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गोवा क्लब में जो अग्निकांड हुआ है उस पर टीएमसी का सरकार पर जोरदार हमला। क्लब के मालिक भाग कैसे गए, ये सवाल है जो टीएमसी की तरफ से उठाया जा रहा है। ये तो हादसा नहीं था, ये तो हत्या थी, और ऐसे में मालिक क्लब के फरार कैसे हो गए। इस साथ राज्यसभा सांसद टीएमसी से सागरिका घोष मौजूद हैं। जो गोवा का अग्निकांड हुआ है उसके बाद से कोई बहुत बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। क्या संसद में इस मसले को उठाएंगे आप लोग? देखिए, 25 लोग की दर्दनाक मौत हुई है इस दुर्घटना में, और जो इस नाइट क्लब के ओनर्स हैं ये इंडिगो फ्लाइट से भाग चुके हैं, इंडिया से भाग चुके हैं। जैसे संदेसरा ब्रदर्स भाग चुके हैं, नीरव मोदी भाग चुके हैं, विजय माल्या भाग चुके हैं। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार एक प्रकार की ट्रैवल एजेंसी है कि ये जो हाई प्रोफाइल ऑफेंडर्स है इनके ट्रैवल के लिए क्या नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है? क्या आगे क्या डिमांड करती हैं? ये डिमांड है कि जो गोवा दुर्घटना में जिनकी दर्दनाक मौत हुई है ये सरासर एक मर्डर है। दिस इज अ मर्डर ऑफ दीज 25 पीपल ड्यू टू करप्शन। वहाँ का जो भ्रष्ट सरकार है, ये लापरवाह और भ्रष्ट सरकार है, इसके कारण इनकी मौत हुई है। हम चाहते हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इनके इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो ओनर्स हैं, जो भाग चुके हैं, इनको वापस लाइए, सख्त कार्रवाई कीजिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। They need to be punished. संसद में भी उठाएंगे आप इस मसले? जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष हमसे बातचीत कर रही थी। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बुनियादी सवाल टीएमसी की तरफ से पूछा जा रहा है कि सरकार के नाक के नीचे से कैसे ये गोवा नाइट क्लब जिसमें अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की जान चली गई और हादसा नहीं, मामला सीधे हत्या का बनता है, उस नाइट क्लब के मालिक नाक के नीचे से सरकार की फरार कैसे हो गए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो बात इंडिगो संकट के 7वें दिन की। आज अभी तक संकट खत्म नहीं हुआ है, समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इंडिगो का संकट आज 7वें दिन भी बना हुआ है और अब सरकार इस पूरे मामले में सख्त होती हुई नजर आ रही है। दरअसल उड्डयन मंत्रालय के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के रूट कम करने की तैयारी में है सरकार। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इंडिगो के रूट कम करके दूसरी एयरलाइंस को वो रूट दिए जा सकते हैं, दूसरी एयरलाइंस को मौका दिया जा सकता है कि उन हवाई मार्गों पर वो अपने विमान उड़ाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, मतलब अब इंडिगो पर एक्शन की तैयारी में सरकार? बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, मोनोपोली जो थी इंडिगो की ही थी, वो एविएशन सेक्टर में 65% फ्लाइट उड़ाता था। लेकिन अब जब इस तरह की चीजें सामने आई तो उसके बाद अब सरकार ने साफ साफ समझ लिया है कि जी एक के भरोसे नहीं चलाया जा सकता पूरा सेक्टर। तो अब फिलहाल एक पेनल्टी के रूप में इंडिगो से कुछ फ्लाइट्स के रूट्स लिए जाएंगे और उन रूट्स को बंद नहीं किया जा रहा, उन रूट्स को दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा, नए रोस्टर तैयार किए जाएंगे। क्योंकि जितना भार इस वक्त यात्रियों का एविएशन सेक्टर पे है वो उससे ज्यादा अब बढ़ता जाता है, हर महीने आंकड़े बताते हैं बढ़ता जाता है। तो उसको सबसे पहले डील करने के लिए इस वक्त यात्रियों के लिए जो जानकारी है वो मैं दे दूं कि अभी इंडिगो ने अपने कुछ रूट्स बंद करके दूसरी एयरलाइन पे जाएंगे। तो 15 तारीख का वो समय है, अगर वो अपनी इस वक्त कैंसिल कराना चाहते हैं, रिफंड कराना चाहते हैं, रीस्केड्यूल कराना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द उसको करा ले। क्योंकि 15 के बाद की अभी तक तारीख इंडिगो ने भी दी है, डीजीसीए प्रेशर डाल के शायद उस 15 को आगे कर दे। लेकिन अगर अभी आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए तो आप उसको आप कर लीजिए, क्योंकि अभी ना जाने अब कौन कब कहां आकर इंडिगो क्या जवाब दे। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो कल राज्यसभा में उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया था कि इस वक्त इंडिगो की पूरी तरह से गलती थी और हम इस पर अब आगे इस वक्त
कदम उठाएंगे, बड़ा उठाएंगे, सख्त उठाएंगे, लेकिन यात्रियों के लिए जरूरी है कि आज भी वो अपने 3000 बैग का इंतजार कर रहे हैं। 9000 कुल बैग थे, लेकिन आज भी 9 तारीख को स्थिति वैसी ही है। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स पिछले 5 महीने पहले ही बुक हो गई थी, वो लोग जब आज एयरपोर्ट्स पर पहुंचते हैं तो उनको अगली कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल्ड है, अभी भी 250-300 कैंसिल्ड है। तो वो केओस अब नजर नहीं आता है जब सीधी डायरेक्ट फ्लाइट वाले लोग आते हैं, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट से जुड़े हुए लोग आज भी अभी परेशानी में है। और खुद 10 तारीख के बाद 15 तारीख का समय दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल पूरा जो गूफअप हुआ है, चाहे आप डीजीसीए की बात करें, 1 तारीख को सही कह रहे हैं वरुण, मैं लौट रही हूं आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इंडिगो संकट का आज 7वां दिन है और जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण बता रहे हैं कि अभी भी समस्या सुलझी नहीं है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। आज मुंबई से इंडिगो की 31 उड़ानें रद्द की गई हैं। बेंगलुरु में आज इंडिगो की 58 उड़ानें रद्द हैं। तो देखिए किस तरीके से ये उड़ानें रद्द करने का सिलसिला इंडिगो एयरलाइंस की आज भी जारी है। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक का ये आंकड़ा सामने आ चुका है और कमोबेश यही स्थिति देश के कई एयरपोर्ट्स पर देखने के लिए मिल रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब हालात धीरे धीरे कुछ सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो दावा कर रहा है कि 90% से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी अब समय पर उड़ान भर रही हैं। जिन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है उनकी जानकारी यात्रियों को पहले से ही एयरलाइंस कह रही है कि उसकी तरफ से दी जा रही है और इसके चलते अब एयरपोर्ट पर पहले की तरह भीड़ तो देखने को नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की एक मुंबई एयरपोर्ट से मैं रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से साझा किया जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम ने क्या कहा? धन्यवाद दिया है। आज चुनाव चर्चा होनी है, क्या देखिए, आज लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी। वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष से भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे वंदे मातरम का चर्चा लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में तो होंगे। विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम चुनाव की दृष्टि से, बंगाल में चुनाव है इसलिए करा रहे हैं, ये कितना गलत बात है। 150 साल अभी हुए हैं 7 नवंबर को, तो 150 साल का डेट हम तय नहीं करते हैं। जन्मदिन क्या आप एडवांस में मनाते हैं क्या? वंदे मातरम 150 साल अभी हुए हैं तो अभी चर्चा हुए हैं, उसको भी कहते हैं कि चुनाव के लिए लाया गया है। ये इतना महान हमारे जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी लोगों ने जो भी काम करके गया है उसका डेट हम तय नहीं करते हैं, हम उसको मनाते हैं। ये मैं साफ करना चाहता हूँ। वो तो आपको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिवादन संसदीय दल की इस बैठक में किया गया है और साथ ही आगे के लिए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की इस बैठक को संबोधित भी किया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, ये जानकारी उन्होंने दी। बिहार में जीत पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ये जानकारी किरण रिजिजू ने दी है। और साथ ही आज संसद के दोनों सदनों में जो कुछ होगा उसके बारे में भी उन्होंने ब्यौरा मीडिया के सामने रखा।
जो हम एबीपी न्यूज पर आपको पहले जानकारी दे रहे थे, लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी, राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बड़ी बात आज किरण रिजिजू की तरफ से कही गई। देखिए, कल प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया था। हालांकि किरण रिजिजू ने तो आज प्रियंका गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कल प्रियंका गांधी ने यह बात कही थी कि क्योंकि बंगाल चुनाव है और इसी वजह से यह चर्चा वंदे मातरम पर सदन में की जा रही है, इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब 150 साल का मौका है और 150 साल ये तारीख तो सत्ता पक्ष ने तय नहीं की है और 150 साल जब पूरे हो रहे हैं, इस वजह से सदन में चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वंदे मातरम को लेकर जो सदन में चर्चा हो रही है, यह भी साफ कर दिया किरण रिजिजू ने। बड़ी खबर यह है कि भारतीय शेयर बाजार, जिसमें लगातार दूसरे दिन जबरदस्त गिरावट दिख रही है, आज भी 500 अंक गिरा है बाजार। सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट आज दर्ज की गई है। कल शेयर बाजार में 600 अंकों की गिरावट देखी गई थी। बीते कल निवेशकों को 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया था एक दिन में, और आज एक बार फिर सुबह जब शेयर बाजार खुला तो लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक 500 अंकों की गिरावट शेयर बाजार में दर्ज की जा चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय से जरा जानते हैं, मृत्युंजय, खासतौर से कौन से सेक्टर्स जिन्हें ज्यादा धक्का पहुंचता हुआ दिख रहा है? देखिए रोमाना, कई सेक्टर्स में गिरावट है। खास करके जो आयात निर्यात से जुड़े हुए कंपनियां हैं, उनके क्षेत्र में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी एक बड़ी वजह है कि इस हफ्ते जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, उसके ब्याज दर निर्णय को लेकर एक निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी आशंका के जोखिम भरे जो एसेट्स हैं, उसी वजह से निवेशकों ने दूरी बनाई है। एक ये वजह मानी जा रही है। दूसरा ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय शेयरों को बेचा है। जिन्होंने होल्ड करके रखा था भारतीय शेयरों को, वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बिकवाली बढ़ी है, बिकवाली का दबाव बना है। एक और तीसरा जो वजह है, एक वैश्विक बाजारों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर जो निवेशकों पर दबाव एक देखने को मिल रहा है, ये भी एक कारण माना जा रहा है कि बाजार में गिरावट लगातार दूसरे दिन ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इस हफ्ते जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व का जो ब्याज दर का निर्णय आएगा, ये बहुत कुछ तय करने वाला है और इसी पर सभी की निगाहें टिकने वाली है। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं आप जो बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए एफआईआई जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं और नजर अमेरिका के रिजर्व को लेकर जिस तरीके का वहां से जो ब्याज दर है वो तय की जाएगी, उस पर सबकी टिकी हुई है। तो घरेलू उपभोक्ताओं ने, पहले भी हमने देखा है ऐसे संकट में शेयर बाजार को मजबूती दी है, इस बार भी क्या इस टेस्ट को घरेलू उपभोक्ता और घरेलू निवेशक जो हैं वो पार पा पाएंगे, इसी को लेकर अभी नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों को संबोधित किया है और इस बैठक से पहले बिहार चुनाव में जो एनडीए को बड़ी जीत मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी को लेकर स्वागत और सम्मान किया गया। एनडीए सांसदों को संबोधित इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में किया और कहा, आम आदमी की जिंदगी आसान बनानी है, किसी नागरिक को कोई तकलीफ ना हो, यही सरकार का मंत्र होना चाहिए। खेल कूद के आयोजन पर भी जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है, आम आदमी को परेशान करने वाले कानून ना हो। नरेंद्र मोदी जी को पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार की जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस, मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं
सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से ही जानते हैं, मतलब कुल मिलाकर पवन, जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में एनडीए के सांसदों को, वो बस इतना भर है कि आम आदमी की जिंदगी आसान कीजिए, सत्ता का यही सबसे बड़ा सदुपयोग हो सकता है। पवन, लेकिन मैंने जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उन्होंने इस बैठक में भी रिफॉर्म की बात की, लेकिन रिफॉर्म के साथ साथ ये भी कहा कि कोई भी नियम कानून ऐसे ना हो कि जो जनता के लिए उल्टी और समस्या बन जाए। लगातार प्रधानमंत्री का यही फोकस रहता है कि जनता का जो जीवन है वो उस सुगम रहे। जनता कहीं अगर किसी विभाग में जा रही है, किसी काम करवाने कहीं जा रहे हैं, तो उनको नियम कानून में उलझाया ना जाए, उसको उसका काम जो है सुगमता से हो जाए, उसका जिंदगी एक सुगम तरीके से बनी रहे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार में एक बहुत बड़ी जीत मिली है, उसको लेकर भी तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनको धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत सबने एक साथ मिलकर काम किया। जिस तरह से बिहार में और जो प्रचंड जीत मिली है, उसमें अब बिहार में विकास के कामों को और तेजी से आगे पहुंचाना है, क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से एक बड़ी बहुमत मिला है, तो अब उनको जमीन पर जाकर और तेजी से काम करना है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में अब विकास तेजी से हो रहा है, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें भी विकास जो है वो तेजी से पहुंचाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री का फोकस जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भी विकास कार्यों को तेजी से पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।